नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उपचार के दौरान अस्पताल में प्रसूता की मौत। जिला अस्पताल में मौत का नहीं थम रहा सिलसिला। एक सप्ताह के भीतर 2 प्रसूताओं की हुई मौत। चिकित्सीय प्रबंधन की लापरवाही से बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। आवास योजना की राशि का हितग्राही कर रही है इंतजार। तीसरी किश्त का हितग्राही कर रही हैं बेसब्री से इंतजार। बार बार कलेक्ट्रेट और नगर पालिका के लगा रहे हैं चक्कर। झोपड़ी और किराए के मकान में रहकर कर रहे हैं गुजारा। शीघ्र खाते में राशि डालने की लगाई है गुहार। आदिवासी विकास ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ट्रामा सेंटर में प्रसूताओं की मौत पर उठाए सवाल। समाज के युवकों को नक्सली बताकर कर रही है एनकाउंटर। आदिवासी समाज में सरकार के प्रति है आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिला चिकित्सालय में इन दिनों प्रसूताओं की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। बीते 2 सप्ताह के भीतर अस्पताल में उपचार के दौरान करीब आधा दर्जन प्रसूताओं की मौत हो गई है, जिसमें मृतक के परिजनों द्वारा अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उपचार में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला बुधवार की सुबह भी जिला अस्पताल में सामने आया, जिसमें बैहर क्षेत्र के सोनगुड्डा चौकी के 4 घाट निवासी प्रसूता समूताबाई पति रोशन उइके की बुधवार की सुबह करीब 9:30 पर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि मृतिका समूताबाई को 1 जून को प्रसव पीड़ा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनगुड्डा में भर्ती किया गया था, जहां महिला ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। महिला के गर्भ में और एक बच्चा था, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिससे समूताबाई को सोनगुड्डा से जिला अस्पताल भिजवाया गया। महिला के पेट में दूसरा बच्चा भी मृत हो गया था, जिसे ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल रेफर किया गया था, लेकिन परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में उपचार कराने की बात कही गई। महिला की हालत गंभीर होने पर 3 जून की सुबह अस्पताल में मौत हो गई। असल ये आई थी सोनगुड्डा CIT PSC से, वहाँ से रेफर किया था। सिस्टर ने देखा था तो उसको एक बच्चा जो था वो स्टिल बर्थ था, माने जो पैदा होते ही माने बाहर आता है मरा निकलता है, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं लोग। तो पैदा होते ही मरा हुआ बच्चा निकला था और यहाँ जब लाया गया तो बिल्कुल सीरियस कंडीशन में थी, तो उसको गैस्पिंग कंडीशन में थी और तो उसको जो है यहाँ भर्ती किया गया। भर्ती करने के तुरंत बाद उसका इलाज शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा बच्चा उसके पेट में था, उसको भी निकाल लिया गया, वो भी पेट में के अंदर ही मरा हुआ था। उसके बाद दवाई चलती रही, अपने रेफर भी करने को बताया था। यहाँ के डॉक्टर साहब ने अपन लोगों ने बताया था उसको बाहर जाने की। उन लोगों ने कहा साहब हम यहीं रहेंगे, हमको यहीं पे भरोसा है, जो होना होगा यहीं होगा। तो ट्रीटमेंट चल रहा था। हमारे यहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट देख लिया था, गायनेकोलॉजिस्ट देख लिया था, रोज़ उसका अपन सुबह शाम बात ही कर रहे थे। ऐसा करके वो ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन आज उसको हम लोग पहुँचा नहीं पाए। 9:30 बजे सुबह आज डेथ हो गई। 1 तारीख को आई थी वो। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के लिए हितग्राही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश का मौसम प्रारंभ होने के बावजूद भी इस योजना की दूसरी व तीसरी किश्त की राशि हितग्राहियों के खाते में शासन द्वारा जमा नहीं की गई, जिससे हितग्राहियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवास योजना की किस्त की राशि नहीं मिलने से करीब 1 वर्ष हो गए लोगों का मकान अधूरा पड़ा हुआ है। हितग्राहियों के द्वारा किस्त की राशि खाते में डाले जाने की मांग को लेकर कई बार जिला कलेक्टर व नगर पालिका के लोग चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज भी हितग्राहियों के खाते में राशि जमा नहीं की गई और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को शीघ्र खाते में राशि जमा हो जाने का बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और बुधवार की सुबह अचानक मौसम परिवर्तन होने से सुबह गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने हितग्राहियों ने खाते में पहली किश्त जमा होने के बाद अपना मकान तोड़ झोपड़ा बनाकर वह किराए के मकान में रह रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से गरीब हितग्राही झोपड़ी में रहकर बारिश, ठंड और गर्मी झेल रही हैं, लेकिन इनकी समस्या की ओर शासन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन पीड़ित हितग्राहियों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से कामकाज बंद हो जाने से किराए की राशि जमा करने पैसा नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वार्ड नंबर 24 निवासी राहिला बेग ने बताया कि गत 1 वर्ष हो गए आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि खाते में जमा नहीं की गई। झोपड़ा बनाकर रह रहे हैं। बारिश प्रारंभ हो गई है जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र खाते में राशि डाली जाए। किस्त काफी दिनों से नहीं आई लंबित पड़ी हुई है। और हम चाहते कि जल्दी से जल्दी आए। क्या परेशानियां जा रही है और कितने बार नगर पालिका के चक्कर लगा चुके हैं तीसरी किस्त को लेकर? नगर पालिका गए, कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस कितने बार चक्कर काट चुके हैं? बहुत बार चले गए हैं। क्या बोलते हैं? मिल जाएंगी, आ जाएंगी। अभी तक नहीं आई। पिछले बार की भी बारिश ऐसी ही गई थी। हाँ गई है कि बारिश। पिछले बार क्या परेशानियां हुई थी? बहुत परेशानी हुई। तो अभी आप अपने किराए से रहते हैं कि कहीं झोपड़ा बना के रहते हैं कि उसी मकान में रह रहे हैं अभी जो बन रहा है? झोपड़ा बना के। झोपड़ा बना के रहते हैं। तीसरी किश्त का इंतजार कर रहे जलील खान ने बताया कि आवास योजना की राशि नहीं मिलने से लोगों का मकान अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों के मकानों की छत ढलना बकाया है। बारिश प्रारंभ होने लगी लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी खाते में राशि नहीं डाली जा रही है। झोपड़ा और किराए के मकान में रहने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग छत नहीं ढलने से अपने ही अधूरे मकान में तिरपाल डालकर रह रहे हैं। नगर पालिका द्वारा शीघ्र खाते में राशि जमा की जाए जिससे मकान की छत ढलाई कर बारिश में रह सके। नहीं है क्या उसको लेके? ऐसे कितने घर हैं यहाँ पर और क्या परेशानियाँ जा रही हैं? यहाँ पर करीब 20-25 मकान अभी टूटे हुए हैं और लोग जो है झिल्ली डाल के रह रहे हैं या झोपड़ियाँ बना के रह रहे हैं, जिस कारण पानी आने के कारण जो है उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। उनका पूरा सामान भीग जाता है और उनको रहने की भी तकलीफ़ है। बिस्तरे गीले हो जाते हैं, सोने वोने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यह है कि तीसरी किस्त अगर इनकी जल्दी मिल जाए तो बरसात के पहले इनका स्लैब ढल जाएगा तो कम से कम ये अपने छत के नीचे जो है बरसात काट सकते हैं। तो शासन प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि इन गरीबों की परिस्थितियों को देखते हुए और इनकी परेशानियों को देखते हुए तीसरी किस्त तो जो है वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको मिल जाना चाहिए ताकि इनका स्लैब ढल जाए तो कम से कम इनको छत मिल जाएगी और बरसात से निजात मिल जाएगी। तो ये कितने पिछले वर्ष की भी बारिश इन लोगों ने ऐसे ही काटे? पिछले वर्ष से मकान जो किस्त मिली थी उसमें टूटा था तो एक बरसात इनकी चले गई और ठंड भी चले गई, जिसके कारण ठंड इतनी अधिक पड़ी इस साल कि इनकी जो माता राम थी उसका ठंड की वजह से निधन हो गया और इनने ये मकान की वजह से अपनी माँ को भी खो दिए और परेशानी भी काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इनकी परिस्थितियों को देखते हुए तीसरी किस्त जो बहुत ज़्यादा जल्दी डल जाए। तो बरसात तो शुरू हो गई है लेकिन अभी भी कुछ समय है 8-15 दिन का। अगर इस बीच में अगर इनको पैसा मिल जाता है तो इनका स्लैब ढल जाएगा, जिसकी वजह से जो है। वहीं मामले में नगरपालिका सीएमओ दिनेश भागमारी ने कहा कि जियो टैगिंग नहीं होने से राशि आने में विलंब हो गया है। जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शीघ्र ही हितग्राहियों के खाते में किश्त की राशि डाली जाएगी। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला इकाई बालाघाट के द्वारा देश में सरकारों द्वारा आदिवासियों पर होने वाले विस्थापन, फर्जी नक्सली वारदातों व बलात्कार की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर 3 जून को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में हो रही प्रसूताओं की मौत के मामले में भी ट्रामा सेंटर की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि देश में विभिन्न प्रदेशों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रखकर विस्थापन की कार्यवाही सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर कर रही है। इसी कड़ी में हाल ही में गुजरात प्रदेश के केवड़िया से 6 गांवों को जबरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासी समाज हर प्रदेश में जल, जंगल, जमीन का सदियों से हकदार रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा ग्राम के नेलगौड़ा, गुलमनार इलाकों में राशन लेने जा रहे आदिवासी युवकों पर फर्जी नक्सली एनकाउंटर कर घटना को अंजाम दिया गया, जो कि मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। इसी घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के निजी श्री राम अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती इंजीनियरिंग कॉलेज के आदिवासी छात्रा से अस्पताल के कर्मचारी वार्ड बॉय के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया।
जिस मामले को अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन ने दबाने की कोशिश कर पीड़िता को न्याय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर लगातार ऐसी घटनाओं को देश के संवैधानिक सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था को शर्मसार कर अंजाम दिया जा रहा है, जिससे देश के आदिवासी समुदाय में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है। इसलिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ऐसी असंवैधानिक घटनाओं पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। कि देश में जितने भी आदिवासी क्षेत्र है वो विस्थापन के दंश झेल रहे हैं। आखिर सरकारें इस तरह से विस्थापन क्यों कर रही है? क्या आदिवासियों को मिटाना चाह रही है या उनकी मंशा ये है कि आदिवासी क्षेत्रों का ही उपभोग करना है? और अभी जो तत्काल में जो इस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है कोरोना संकट को चलते, और हमारे गुजरात प्रदेश में जो केवड़िया के 6 ग्रामों की इस दौरान भी उन लोगों ने विस्थापन करने का कार्य किया है, जिसे तो तत्काल रुकवाने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम पे यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। इसी प्रकार दंतेवाड़ा जिले छत्तीसगढ़ में अभी जो फर्जी नक्सली जो घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें जो आदिवासी युवक हैं वो अपने राशन पानी के लिए कहीं जा रहे थे और उन्हें वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने घेर कर इस प्रकार का जो इनकाउंटर किया है वो बहुत खेदजनक है। एक ये भी घटना है कि ऐसी जो घटनाओं पे है राष्ट्रपति महोदय हर प्रदेशों में लगाम लगाएं। और एक घटना जो अभी शर्मसार करने वाली जो हुई है, एक हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की आदिवासी छात्रा जो अपने इलाज करने के लिए श्री राम अस्पताल बिलासपुर में भर्ती हुई थी और उनकी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वार्ड बॉयों ने उनका सामूहिक रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। ऐसी घटनाओं को वहाँ के जो प्रशासन है और वहाँ का जो अस्पताल का मैनेजमेंट है उन्होंने दबाने की कोशिश की गई है। उस पीड़िता को वहाँ पे न्याय मिले, यही हमारे यहाँ संदेश देने के लिए हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर महोदय के द्वारा ये ज्ञापन जाना है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सचिव पंकज उइके, शुभम उइके, राघवेंद्र भलावी, गुड्डू सिंह उइके सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजे गए 21 संदिग्धों की सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीएमआर लैब जबलपुर से 3 जून को 21 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह सभी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है। इस प्रकार बालाघाट जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव कुल 5 मरीज हैं, जिनका डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर गायखुरी में उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी में रखे गए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए ग्राम भजियादंड के 3 मरीजों में से 2 मरीजों की 2 जून को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कनकी छावनी के एक जवान में कोरोना के लक्षण बताए जा रहे हैं। उस जवान को सैंपल लेने के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया है और आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जवान का सैंपल लेने के बाद कोरोना टेस्ट के लिए आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजा जा रहा है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। देश अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, जहां कई तरह की छूट देश भर के जिलों में दी जा रही है। जिला कलेक्टर के जिम्मे है कि वे अपने जिले में कैसी व्यवस्था चाहते हैं। एक दिन पूर्व ही कलेक्टर दीपक आर्य ने 70 दिनों से व्यापार में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट दी, लेकिन व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर दी और शाम 7 बजे तक ही व्यापारियों ने व्यापार करने की मंशा जताई, जिस पर 3 जून को पुनः कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी करते हुए शाम 7 बजे तक दुकानों के संचालन के आदेश जारी किए हैं। देखा जाए तो शहर का बाजार रात 9 बजे तक शुरू रहने की खबर से छोटे दुकानदारों को सबसे अधिक खुशी हुई, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही पल में काफूर हो गई।
जब चैम्बर के बैनर तले व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर शाम 7 बजे का वक्त तय करने का निर्णय लिया। छोटे दुकानदारों का कहना है कि धनाढ्य व्यापारियों को भले ही छूट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे दुकानदार जिसमें सब्जी, ठेला, गुमठी, चाय, गली मोहल्ले की दुकानें, रेहड़ी वाले सहित अन्य ऐसे दुकानदार जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और बीते 70 दिनों से रात्रि तक दुकानें खुली रहने की ऐसी ही किसी छूट की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इन छोटे दुकानदारों की यह बातें दबी जुबान ही रही और चैम्बर ने मुखर होते हुए अपनी बातें कलेक्टर से मनवाने मुलाकात की, जिसका नतीजा यह रहा कि 3 जून को कलेक्टर दीपक आर्य ने पुनः आदेश जारी करते हुए दुकानों का समय प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों पर दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की है। 2 जून 2020 को बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों एवं व्यापारियों के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रखा जाए। बैठक में व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझाव के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के नियमों के बीच कक्षा 12वीं की परीक्षा 9 जून से दोबारा शुरू हो रही है, जिसमें बालाघाट के साथ ही बाहरी जिलों के 101 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं बालाघाट के 20 परीक्षार्थी अन्य जिलों में परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा में जहां बच्चों को मास्क व दुपट्टा पहनने की छूट होगी, वहीं केंद्र में मौजूद अमला भी एक निश्चित दूरी से ही जाँच करेगा, जिससे नकल की संभावना भी बढ़ गई है। शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षा में न सिर्फ सख्त इंतजाम किए जाते हैं, बल्कि उड़नदस्ता दल, जिला शिक्षा अधिकारी की टीम, जिला प्रशासन की टीम के साथ ही केंद्राध्यक्ष समेत अमला मुस्तैद रहता है। बावजूद इसके परीक्षार्थी केंद्र तक नकल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर कुछ एहतियात बरते जाने हैं, जिनमें मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही सामाजिक और शारीरिक दूरी के नियम का भी पालन करना है। ऐसे में आयोजित परीक्षा में नकल की संभावना भी काफी हद तक बढ़ गई है। हालांकि शिक्षा विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार होने की बात कहता नजर आ रहा है। बावजूद इसके मास्क, दुपट्टा और जांच के दौरान निश्चित दूरी से प्रबंधन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कक्षा 12वीं के विषयवार बचे हुए प्रश्न पत्र हल करने के लिए बालाघाट जिले में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 24,722 परीक्षार्थी शामिल होकर साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स समेत अन्य विषयों की परीक्षा देंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्वेच्छानुसार विकास खंडों में परीक्षा देने की अनुमति मांगी है, उन्हें दी गई है और केंद्रों में ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी अलग से व्यवस्था जिले से भी बाहर जा चुके हैं। ये जो 9 जून से जो परीक्षा हो रही है संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उसमें कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं, हमारे जिले में पहले तो 24,641 छात्र थे। उनमें से हमारे जिले से 20 छात्र अन्यत्र दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा देना चाह रहे थे, उन्होंने आवेदन किया था। तो उसके बाद हमारे पास 24,621 छात्र बचे थे हमारे जिले में, जो पूर्व परीक्षार्थी के रूप में हमारे पास थे। और अन्य जिलों से जो आए हुए हैं हमारे जिले में किसी भी प्रकार से पहले कहीं बाहर थे, तो ऐसे छात्र 101 हैं। और उन 101 छात्रों ने आवेदन किया हुआ है कि वो बालाघाट जिले से परीक्षा देना चाहते हैं। उनकी चॉइस का ब्लॉक उनने भरा है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमसे जानकारी मांगी थी कि उन ब्लॉक में उनको कौन सा केंद्र दिया जा सकता है। तो इसकी जानकारी हमने भेज दी है कि जो जिस ब्लॉक से अपेयर होना चाहता है उस ब्लॉक के केंद्र पर हमने उसको आवंटित कर दिया है और उनको नवीन प्रवेश पत्र, नवीन केंद्र किस स्थान पर परीक्षा देना है उसकी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो ऐसे अब हमारे पास बढ़कर छात्रों की संख्या हो गई 24,722, अर्थात कुल हमारे 81 छात्र बढ़े हैं पूर्व परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात। सर, कितने केंद्र बनाए गए हैं और क्या तैयारी अभी की जा रही है परीक्षाओं को लेकर? हमारे जो पूर्व केंद्र थे 125, वो सभी में हमारे परीक्षार्थी बैठेंगे और 125 केंद्रों को हमने निर्देशित केंद्राध्यक्षों की कल हमने जूम के माध्यम से मीटिंग भी ली थी। कल भी हम 3 शिफ्ट में परीक्षार्थी से कैसा क्या
इंतजाम उनके करना चाहिए और परीक्षा केंद्र की तैयारी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और यदि किसी की कोई समस्या हो तो उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, सारे समाधान के लिए कल हमने बैठक बुलाई है। उनसे हमने कह दिया है कि वो, और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मैडम ने भी निर्देशित कर दिया है एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग को कि केंद्र को सैनिटाइज किया जाए, और जो बच्चों के लिए कोरोना संक्रमण रोकने की जो शासन के निर्देश है, स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, उसके अनुसार ही बैठक व्यवस्था हमको करना है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के चलते जिले में खैर लांजी के भजिया दंड, बेनी और लांजी के मोहझरी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं और यहाँ परीक्षा केंद्र भी है। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार लटारे ने बताया कि ऐसी स्थिति का भी अवलोकन किया गया है और ये केंद्र कंटेनमेंट एरिया से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, इसलिए केंद्र यथावत रहेंगे और किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। नहीं, प्रवेश करते समय दूर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके हाथ उठाकर, यानी बिना छुए, जितना हम देख सकते हैं, जितने हमारे परीक्षार्थियों के लिए जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे जितना कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम नंगाटोला भंडार बोड़ी के करीब आधा दर्जन से अधिक आदिवासी समाज के लोगों ने गांव के ही एक दुकानदार पर जातिगत रूप से भेदभाव कर अपमानित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ितों के द्वारा 21 जून को अजाक्स थाना प्रभारी को शिकायत दी गई थी। शिकायत उपरांत आवेदकों के बयान लेने 3 जून को अजाक्स थाना बुलवाया गया, जहां नगर पुलिस अधीक्षक सुमित केरकेट्टा द्वारा फरियादियों के बयान लिए गए। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नंगाटोला भंडार बोड़ी के हरिहर नगपुरे, जिसकी गांव में ही किराना दुकान है, दुकानदार हरिहर नगपुरे ने गुलाब सिंह भलावे, कोमल भलावे के द्वारा दुकान में सामान लेने जाने पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम में सामान दिया, जिसका विरोध करने पर दुकानदार हरिहर व उसकी पत्नी भागेश्वरी नगपुरे द्वारा जातिगत रूप से अपमानित कर अभद्र व्यवहार किया गया। इसके अलावा दुकानदार द्वारा अन्य आदिवासी समाज के लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, जिसकी शिकायत करीब आधा दर्जन आदिवासी समाज के लोगों द्वारा अजाक्स थाने में दी गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में दुकानदार हरिहर नगपुरे व उसकी पत्नी के खिलाफ उचित कार्यवाही कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। खैरलांजी जो भंडारबोड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ में एक जाति को लेकर के एक विशेष मामला सामने आया है। इन्होंने 21 तारीख को अजाक्स थाने में भी कंप्लेंट किया हुआ था तथा एसपी ऑफिस में भी इन्होंने कंप्लेंट किया हुआ था। मामला ये है कि वहाँ के जो कुछ ओबीसी समाज, कुछ हरिलाल नगपुरे जी के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को सामाजिक रूप से अभद्र रूप से गालियां दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप नीचे जाति के हो। सरकार के द्वारा जो आप लोगों को पीएम हाउस का जो पैसा जो दिया जा रहा है 25,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये आपको भीख के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रकार से और भी वहाँ पे कुछ लड़के रहते हैं, वहाँ पे उनकी यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा वहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे मेरी उम्र के जो लड़के हैं, उनको सेक्स रेसो में फंसाने के मामले में फंसा दूंगी ऐसा कह के भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ के बच्चों को। आज की डेट में इस देश में मामला ये चल रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कोरोना पूरे भारत देश में छाया हुआ है। कलेक्टर साहब का सख्त आदेश है कि जो भी किराना की दुकानें हैं, उन किराना की दुकानें जो आप लोग जिस रेट पे सामान आप लोग बेच रहे हैं, जिस एमआरपी रेट है उसी एमआरपी रेट में आप लोगों को बेचना है। किंतु उस व्यक्ति के द्वारा, जो हरिलाल नगपुरे जी के द्वारा, जैसे 100 रुपये का जो सामान है उसको 120 रुपये में, 10 रुपये का सामान है उसको 20 रुपये में, इस प्रकार से कीमत से अधिक दाम का वो सामान बेच रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो मज़दूर, जो आदिवासी के जो लोग हैं, आज की डेट में वो मज़दूर नहीं रहे, वो मजबूर हो गए, क्योंकि 20 रुपये का सामान यदि वो 40 रुपये में लेंगे तो अतिरिक्त पैसा उनके पास में कहाँ से आएगा। ये समस्या आज उनके सामने स्थिति खड़ी हो गई है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक सुमित केरकेट्टा ने बताया कि आदिवासी समाज के लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जिनका कथन लेने बुलवाया गया था। मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। तहसील खैरलांजी के भंडारबोड़ी गांव से गोड़ समाज के कुछ लोग आज थाना एजेके में आए थे, जो एक घटना के संबंध में जांच हेतु बाबत एक आवेदन जो दी थी उसकी जांच के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बयान देने आए थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया हुआ है कि अनावेदक हरिहर नगपुरे, जो कि एक किराने की दुकान चलाता है,
ये भंडार बोड़ी में ये इनके द्वारा बताया गया है कि गोंड समाज के व्यक्ति जो गुलाब और कोमल भलावे इनके द्वारा जब सामान लेने गया, जब उनकी दुकान गए तो वहाँ पे उनसे जब सामान मांगा गया तो उनका ये कहना है कि उचित मूल्य पे ना देते हुए अधिक मूल्य पे सामान देना पाया गया। तो उनके द्वारा जब आपत्ति ली गई तो उनसे दुकानदार द्वारा, जो हरिहर नगपुरे द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे गए, जातिगत भी कहे गए, जिससे उनको क्षोभ उत्पन्न हुआ है। तो इसकी ये जांच चाहते हुए आज उन्होंने एक आवेदन दिया था 21 तारीख को, उसी के तारतम्य में आज ये बयान देने आए थे। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग आज महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। इससे मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। जिले में प्रातः से ही तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जबकि दिन भर रिमझिम फुहार जारी रही। जबकि शाम को पुनः तेज बारिश ने फिर एक बार राहगीरों को एक ही स्थान पर रुकने मजबूर कर दिया। गर्मी के मौसम में तेज हवा से तापमान में गिरावट भी आई है। बालाघाट नगर मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में प्रातः से ही बारिश का दौर प्रारंभ हो गया था। इसके साथ यहां हवाएं भी चल रही हैं, जबकि मंगलवार की देर रात से ही आकाश में बिजली की चमक साफ देखी जा रही थी। ज्ञात हो कि प्रदेश में निसर्ग चक्रवात की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र के तट से टकराने के बाद हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। निसर्ग तूफान का असर अगले 2 दिन तक रहेगा, जिसके चलते शहर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौजूदा समय में शहर के आसमान में जो बादल छाए हुए हैं वह निसर्ग तूफान का ही असर है। मौसम विभाग पल पल इस पर नजर बनाए हुए है। आसमान में छाए बादलों के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण मौसम में ठंडक आ गई और वातावरण खुशनुमा बना हुआ है। मंगलवार को नौतपा का आखिरी दिन भी रहा, लेकिन इस बार कुछ खास असर नहीं दिखा। हालांकि नौतपा के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले पारा जिस हिसाब से 45 डिग्री पर पहुंचा था, उससे अनुमान लगाया जा रहा था कि नौतपा जमकर तप सकता है, और हुआ इसकी ठीक विपरीत। जैसे जैसे नौतपा आगे बढ़ा, पारा नीचे लुढ़कता गया। रामपाली थाना के लिंगमारा निवासी एक 15 वर्षीय बालक आकाशीय बिजली गिरने से आहत हो गया। परिजनों ने आहत अतुल ठाकरे को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि 3 जून की सुबह करीब 8 बजे अतुल अपने खेत गया था। इस दौरान अचानक गरज चमक के साथ बारिश होने से खेत में आसमानी बिजली गिरने से वह अचेत हो गया। अतुल को करीब आधे घंटे बाद होश आने पर वह अपने घर पहुंचा और परिजनों को इस बारे में जानकारी दी, जिसे परिजनों ने शीघ्र जिला अस्पताल लाया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों की माने तो बालक अतुल की स्थिति सामान्य बनी हुई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उपचार के दौरान अस्पताल में प्रसूता की मौत। जिला अस्पताल में मौत का नहीं थम रहा सिलसिला। 1 सप्ताह के भीतर 2 प्रसूताओं की हुई मौत। चिकित्सीय प्रबंधन की लापरवाही से बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। आवास योजना की राशि का हितग्राही कर रहे हैं इंतजार। तीसरी किश्त का हितग्राही कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। बार बार कलेक्ट्रेट और नगर पालिका के लगा रहे हैं चक्कर। झोपड़ी और किराए के मकान में रहकर कर रहे हैं गुजारा। शीघ्र खाते में राशि डालने की लगाई है गुहार। आदिवासी विकास ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ट्रामा सेंटर में प्रसूताओं की मौत पर उठाए सवाल। समाज के युवकों को नक्सली बताकर कर रहे हैं एनकाउंटर। आदिवासी समाज में सरकार के प्रति है आक्रोश। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।